हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटबेंस। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेटबेंस आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। आप यहाँ पर आकर अपनी आप जिस भी क्लास में हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, कितनी बार भी देखना चाहते हैं, आप 100% फ्री देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, कोई पैकेज लेने की, कोई कूपन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 100% अपनी हर समस्या का सोल्यूशन पाते हैं और वो भी फ्री, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का। आज हम करा रहे हैं मैग्नेटबेंस सैम्पल पेपर सोल्यूशन। पेपर नंबर है 5। 4 पेपर्स कर चुके हैं। अभी तक आपको पैटर्न समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर एक और नई प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं कुछ निर्देश हैं, फटाफट इनको पढ़ लेते हैं। जब भी आपके पास कोई भी पेपर आए तो ध्यान रखिए, हमेशा निर्देश सबसे पहले पढ़ा करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पेपर्स में चेंजेस रहते हैं तो वो हमें निर्देश के थ्रू पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर समय हमें 3 घंटे का मिलेगा और हमारे पास में रहेंगे ये पेपर 80 मार्क्स का। ठीक है, पूर्णांक कितना है? 80 मार्क्स। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड आ और बा और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो आ और बा में आपका ये पूरा प्रश्न पत्र डिवाइड है। टोटल 19 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे ही प्रश्न आपको करने हैं। खंड आ वस्तुपरक प्रश्न है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपके खंड आ में जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी करने हैं। विकल्प जहाँ जहाँ मौजूद हैं उनके हिसाब से आप देखते हुए चलिएगा। खंड बा वर्णनात्मक है, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से डिटेल में आंसर देना है और ये ध्यान रखिए कि हर प्रश्न के साथ विकल्प मौजूद है, उन्हें ध्यान में रखते हुए करना है और वर्ड लिमिट्स ध्यान रखनी है। यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रम में दीजिए। 1 से लेकर 19 तक सारे प्रश्न आपके सीक्वेंस में होने चाहिए। उत्तर संक्षिप्त हो, क्रमिक हो, वो होना चाहिए और साथ ही शब्द सीमा का यथासंभव अनुपालन हो। उत्तर जो हैं वो बहुत बड़े आपको नहीं लिखने हैं और साथ ही साथ जो क्रम में पूछे गए हैं उसी में हम लिखेंगे और जितनी भी वर्ड लिमिट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश हैं। तो हर किसी के साथ कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन्हें पालन करना है। अब हम आते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न, खंड आ पहला प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला अपठित गद्यांश है, ये हमारे सामने जो आया है, ये इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं और 5 ही हमें करने हैं। ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक, तो चलिए देखिए क्या है। एक किसान के बगीचे में फलों के अनेक पेड़ लगे हुए थे। उन पर रसीले मीठे मीठे फल लगते थे। किसान बड़ा सीधा साधा था। उसने सोचा कि यह बगीचा तो मेरे श्रम की देन है, किंतु जिस भूमि पर मेरा बगीचा है वह तो जमींदार की है। इस तरह इन फलों पर उसका ही हक बनता है। एक दिन वह रसीले फलों की टोकरी भर कर जमींदार को दे आया। जमींदार ने जब किसान के बगीचे के फल चखे तो वह दंग रह गया। इतने मीठे व स्वादिष्ट फलों का सेवन उसने आज तक नहीं किया था। उसने सोचा, ऐसे मीठे फलों के पेड़ तो मेरे यहाँ होने चाहिए। उसने सेवकों को आदेश दिया कि किसान के यहाँ से पेड़ों की जड़ें उखाड़कर लाए। सभी ने जमींदार को समझाने का प्रयास किया, किंतु उसका लोभ का नशा चढ़ चुका था। उसके सेवक भी कड़े मन से बेचारे किसान के यहाँ से जड़ें उखाड़ लाए और जमींदार के बगीचे में रोप दी। जमींदार ने मालिक को सख्त आदेश दिया कि उसका रख रखाव ध्यान से करें। अगली बार वह खुद इन फलों को तोड़कर इनका रसास्वादन करेगा। एक दिन उसने देखा कि जड़ें लाख प्रयत्नों के बावजूद मुरझाती जा रही थी। माली ने इसका कारण पूछा तो वह डरते डरते बोला, मालिक क्षमा कीजिए, किंतु यह लोभ का फल है। आपने लोभवश किसान के मीठे फलों की जड़ों को यहाँ लगवा तो लिया, किंतु जो जड़ें प्रेम, सद्भावना और निस्वार्थ भावना से वहां पनप रही थीं, वे अब स्वार्थ वशीभूत होकर सड़ चुकी हैं। माली की बात सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो मतलब आप लोभ में आकर जो भी काम करेंगे वो कभी भी सही नहीं सिद्ध होता। ये कहानी हमें यही सीख दे रही है। अब इस पर 5 प्रश्न हैं। बगीचा किसका था? किसान का, जमींदार का, विकल्प का था या इनमें से कोई नहीं? तो बगीचा किसका था? बगीचा था वो किसान का। जमीन जमींदार की थी, लेकिन बगीचा किसने लगाया था? किसान ने लगाया था। जमींदार क्यों चकित हुआ? मीठे फल खाकर, खट्टे फल खाकर, काखा दोनों या कोई नहीं? तो सही क्या है? वह मीठे फल खाकर चकित हुआ था। जमींदार ने किसके यहाँ से पेड़ों की जड़ें उखाड़ लाने को कहा था? किसान, सेवक, अपने या इनमें से कोई नहीं? तो उसने कहाँ से बोला था? किसान के यहाँ से जड़ें उखाड़ के लाने के लिए बोला था।
जमींदार के खेत में जड़ें क्यों मुरझा गई? लोभ, स्वार्थ, का, खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वो क्या था? वो लोभ और स्वार्थ दोनों था, इसलिए हम कहाँ लगाएंगे? ऑप्शन गा में, जहां का और खा दोनों दिए गए हैं ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, किसान के बगीचे में मीठे फलों की जड़ें किसके कारण पनप रही थी? प्रेम, सद्भावना, निस्वार्थ, उपरोक्त सभी। तो उसके यहाँ ये जड़ें जो हैं इन सभी के कारण पनप रही थी। तो क्या ऑप्शन लगाएंगे? उपरोक्त सभी। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर भी हमारे सामने एक अपठित गद्यांश रखा गया है। इस गद्यांश को हम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए क्या है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम क्या करते हैं, जैसे सब चल रहे हैं हमें वैसे नहीं चल रहा। हमें अगर कोई दूसरा रास्ता अच्छा लगता है तो हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग और अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर माध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। मतलब जो हिम्मती व्यक्ति होता है वो उन सपनों में भी देखता है जिसका वास्तविक जीवन में कोई अर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उनमें भी जो अगर चाहे तो उन्हें भी वास्तविक जिंदगी में साहसिक रूप से जी सकता है। साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना ये भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। तो साहसी मनुष्य उस सिंह के समान है जो अकेला चल के भी स्वाभिमान के साथ चलता है, उसे डर नहीं होता। जबकि झुंड में यानी कि सब एक दूसरे की देखा देखी जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? उनको भेड़ या भैंस की संज्ञा दी गई है। आर्नोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी ये महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सकता, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए इस पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्या होती है? वह निष्पाप व निडर होती है, वह निरंकुश तथा निष्पाप होती है, वह निर्मम तथा बेखौफ होती है, वह निडर तथा बेखौफ होती है। तो यहाँ पर जो हमारा गद्यांश में बताया गया है वो क्या है? साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान होती है वह निडर और तथा बेखौफ होती है। दूसरा प्रश्न है, जनमत की उपेक्षा से लेखक का क्या तात्पर्य? उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो जनमत की उपेक्षा करते हैं साहसी व्यक्ति। तो इसका क्या मतलब है? लोगों की राय की परवाह ना करना, लोगों से वोट की उम्मीद करना, लोगों की सहमति से चलना, लोगों के वोट की उपेक्षा करना। तो यहाँ पर जनमत की उपेक्षा करने का तात्पर्य होता है लोगों की राय की परवाह नहीं करना। भाई हम अगर जाहिर सी बात है अगर गलत दूसरी राह पर जिस पे सब चल रहे हैं उस पर ना चल के हम अगर अलग राह पकड़ेंगे तो भाई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो जो कर रहे हैं करने दो। जो साहसी मनुष्य होता है वो उनकी परवाह किए अपनी मर्जी से अपने राह को चुनता है और उस पर चलता है। दुनिया की वास्तविक शक्ति कौन होता है? लोगों को साथ लेकर चलने वाला, लोगों के वोट से जीतता हुआ व्यक्ति, निडर, साहसी और पक्षपाती, लोगों की परवाह ना करने वाला। तो यहाँ दुनिया की वास्तविक शक्ति कौन होता है? वो होता है जो लोगों की परवाह ना करता हो, वही वास्तविक शक्ति होता है। क्योंकि अगर हम लोगों की परवाह करेंगे तो हम उन्हीं के हिसाब से जीने लगेंगे, वो जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। भाई एक व्यक्ति दूसरा कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तो हम सही चीज का चयन उसमें नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, झुंड में चलना और चरना किसका काम है? झुंड में चलना और चरना किसका काम था? भैंस और भेड़ का काम था। तो यहाँ पर सही क्या है हमारा? गा।
प्रश्न संख्या 5 है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। अब इसमें हमें कोई शीर्षक देना है, जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा ना, उसके लिए कोई हम शीर्षक को चुनना पड़ेगा। क्या है? कर्मवीर, साहस की जिंदगी, जिंदगी के पहले या सुखी व्यक्ति। तो यहाँ पर अगर हम सही देखेंगे तो वो ऑप्शन है हमारा साहस की जिंदगी, क्योंकि ये गद्यांश हमें साहस के बारे में ही बता रहा है कि एक साहस भरी जिंदगी या एक साहसी मनुष्य की जिंदगी कैसी होती है। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा हमारा? साहस की जिंदगी। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 से हमारे व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो यहाँ शुरू होते हैं, जिनमें शब्द, पद, अनुनासिक, अनुस्वार, उपसर्ग, प्रत्यय और आपका अर्थ के आधार पर भेद है। तो इनमें संधि भी है हमारी, तो सभी कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है व्याकरण का, और इस प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट के लिखिए। यहाँ पर हमारे पास में शब्द और पद पर आधारित 2 प्रश्न हैं और दोनों ही हमें करने हैं। वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। वर्ण के जो सार्थक मेल होते हैं, जो सही तरीके से रखे जाएं और जिनका सही अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधकर क्या बनता है? क्या होता है जब वो व्याकरणिक नियमों में बंधता है तो क्या हो जाता है? वाक्य, वर्ण, पद या इनमें से कोई नहीं। तो जब वो इन नियमों में बंधता है तो वो एक पद हो जाता है, क्योंकि क्या, जब तक आज़ाद है, स्वतंत्र है, तब तक शब्द है। लेकिन जब एक वाक्य में बनता है तो उसका व्याकरण स्वरूप निकलकर सामने आता है, इसलिए वो पद बनता है। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अनुस्वार और अनुनासिक पर आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं। 2 मार्क्स का हमारा ये रहेगा। अनुस्वार चिन्ह का उचित प्रयोग वाला शब्द है। अब अनुस्वार का यहाँ पर हमें देना है कुंडली, दंडित, नींद या कहीं। तो जो सही शब्द है वो है हमारा कुंडली। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अनुनासिक चिन्ह का उचित प्रयोग वाला शब्द है। अनुनासिक, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो सही शब्द हमारा आ रहा है मुंह, ये एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, अनुस्वार चिन्ह में उचित प्रयोग वाला शब्द है। अब अनुस्वार का सही, अब यहाँ पर संगमरमर को कई जगह कई तरीके, अब बोलिए मुंह से क्या आएगा? संगमरमर। तो सा के ऊपर अनुस्वार लग रहा है, तो सही ऑप्शन हमारा का होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। यहाँ 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से 4 प्रश्न देने हैं। ये उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित प्रश्न हैं। ये हमारे 4 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 1 मार्क्स ईच। अब क्या है? संतोष में उचित उपसर्ग होगा। संतोष, तो यहाँ का अगर हम उपसर्ग देखें तो वो क्या निकल रहा है? वो है सम। सा और बिंदी जो ऊपर लगी हुई है वो हमारी क्या है? आधा माँ है, तो ये क्या हो जाएगा? संतोष। नेक्स्ट आते हैं, निर्दोष में उचित उपसर्ग है। अब यहाँ पर यहाँ क्या आएगा? निर प्लस दोष, तो क्या सही हमारा उपसर्ग हुआ? निर, ये हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, शारीरिक में उचित प्रत्यय है। शारीरिक, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखिए, रा में छोटी ई की मात्रा है और का है, तो कौन सा आया? इक आया, छोटी ई और का, इक, गा हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते, ओढ़नी में उचित प्रत्यय है। ओढ़, ओढ़ नी, मूल शब्द अलग करिए, ओढ़ और नी, तो प्रत्यय हमारा क्या निकला? वो है नी। नेक्स्ट है, ईय प्रत्यय से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? अब हमें बताना है जो नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया गया? देखिए, भारतीय, पर्वतीय, ईश्वरीय, गरिमा। तो जो सही नहीं है वो कौन सा है हमारा शब्द? आपको दिख गया होगा, वो है गरिमा। बाकी सब में ईय प्रत्यय लगा हुआ है। नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न पूछे गए हैं संधि संबंधित, जिसमें से हमें सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हमारा रहेगा 3 नंबर का। पहला है, सदैव में कौन सी संधि होती है? अब इसका विच्छेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सदा प्लस एव, तो बड़ा आ प्लस ए, कौन सी संधि हमारी बन रही है? वो है हमारा वृद्धि संधि। तो देखिए ना, यहाँ पर सदैव का जो अगर हम लेंगे तो क्या होगा हमारा? ध्यान से देखिए, ये होगा सदा, ठीक है, ये आया सदा प्लस एव, ठीक है, तो ये बड़ा आ और ये ए, तो यहाँ पर क्या है? बड़ा आ प्लस ए, ये हमारा बना।
तो ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, वो हमारा बन रहा है ए। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है, वृद्धि संधि में आता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पावक में कौन सी संधि है, पौ प्लस आवक। तो यहाँ पर कौन सी संधि बनी, वो है हमारी अयाधि संधि, ये हम पहले भी आपको करा चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण कौन सा है, ध्यान से देखिए, न्यून, सदैव, देवालय या सभी। तो यहाँ पर जो सदैव है वो वृद्धि संधि है, देवालय हमारा कौन सा है, दीर्घ संधि है, तो सही कौन सा है, न्यून। तो न्यून का अगर हम इसको यण संधि कैसे बनाएंगे, नी प्लस ऊ, नी प्लस ऊन हमारा न्यून होता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी आई, यण संधि। नेक्स्ट आते हैं दीर्घ संधि का उदाहरण है परमार्थ, देवालय, गिरीश। तो अब ध्यान से देखिए, परम यहाँ पर क्या है, आपका परमार्थ, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। देवालय, देव प्लस आलय, ये भी दीर्घ संधि है। गिरीश, गिरी प्लस ईश, ये भी हमारा दीर्घ संधि है। तो ये सभी उदाहरण हमारे क्या हैं, दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। तो ये सही क्या आएगा, सभी। अब हम आते हैं विराम चिन्ह आधारित प्रश्नों पे। यहाँ पर हमारे क्या है, 4 प्रश्न दिए गए हैं, हमें 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का हमारा ये रहेगा। योजक चिन्ह है, अब इसमें से योजक चिन्ह निकालिए। पहला हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, दूसरा अर्धविराम है, गा हमारा योजक है और घा हमारा अल्प विराम है। तो योजक चिन्ह हमारा कौन सा निकला, गा हमारा योजक चिन्ह है। नेक्स्ट आते हैं लाघव चिन्ह कहाँ है, जहां पर किसी को हम छोटा कर रहे हैं किसी शब्द को, तो उसके लिए हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। पहला आप देख रहे हो तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा विवरण चिन्ह आता है, दूसरा लाघव चिन्ह है, तीसरा त्रुटि सूचक है, चौथा विस्मय सूचक है। तो सही हमारा क्या है, खा, ये हमारा लाघव चिन्ह है। अब आते, तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है परिश्रम, लगन, निष्ठा से। अब यहाँ पर क्या हमको बताना है, ये कौन सा है, ये विस्मय दिबोधक, प्रश्नवाचक, निर्देशक, कोष्टक। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये एक क्या है, निर्देशक चिन्ह है। कैसे आ रहा है देखिए, आप ये बोलोगे यहाँ पर क्या, तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, तो ये निर्देशक चिन्ह लगा के क्या बता रहे हैं, ये परिश्रम, लगन और निष्ठा से तुम्हें एक अच्छा आदमी बनना है। तो ये एक निर्देशक चिन्ह हुआ। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ ये होता है, जहां पर 2 चीजों को हम कंबाइन जोड़ रहे होते हैं वहां पे वो चिन्ह लग जाए तो योजक कहलाता है, और अगर कहीं पर निर्देश दे दे, उसके आगे का बताना हो कि इशारा करना हो, तो वहां पर वो निर्देशक चिन्ह हो जाता है। सिर्फ फर्क क्या होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है, ये इनमें फर्क रहता है। प्रश्न संख्या 4 है, योजक चिन्ह का उदाहरण है। देखिए, 3/4, कल, तेज, तेज या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो योजक चिन्ह का उदाहरण ये सभी है, क्योंकि 3/4 क्या होता है, 3/4। ठीक है, तो ये हो गया। कल भी आपस में जोड़ रहा है, तेज तेज भी, तो ये सब आपस में जोड़ने के लिए लगाया गया है, इसलिए ये योजक चिन्ह कहलाएगा। अब हम आते हैं हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पर। ठीक है, टॉपिक, इस पर हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये हमारा 2 मार्क्स का रहेगा। पहला देखिए, तुम खेलने के लिए बाहर नहीं जाते हो। ठीक, क्या है, तुम खेलने के लिए बाहर नहीं जाते हो। अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए, इच्छावाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये है हमारा इच्छावाचक, तुम नहीं जाते हो, हम नहीं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो हमारा निषेधवाचक होगा। नेक्स्ट आते हैं, अरे मेरा मित्र प्रथम आया। अर्थ के आधार पर बताइए कौन सा है, अरे मेरा मित्र प्रथम आया। तो अरे के बाद से हमें जो हमारा विस्मयवाचक चिन्ह लग रहा है उसको हम देखकर तुरंत पहचान सकते हैं कि ये हमारा विस्मयवाचक वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता। अगर वे आ जाते तो मेरा काम बनता। तो एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर रही है, तो इस जगह यहां पर हमारा कौन सा वाक्य है, वो है संकेतवाचक वाक्य। अब हम आ गए हमारे प्रश्न संख्या 9 पे। यहां पर हमारी पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। हमारी पुस्तक है स्पर्श भाग 1।
तो उसका हमारी जो बुक है वो गद्य खंड और काव्य खंड 2 खंडों में विभक्त है। तो सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा गद्य खंड। गद्य खंड में हमारे जितने भी अध्याय हैं उनमें से हमारे सामने क्या रखा गया है, यहाँ पर एक गद्यांश रखा गया है, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे पास में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो देखिए क्या है, गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरपाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन कैद की सजा देकर कालापानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वाले के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। तो अब यहाँ पर इस पर प्रश्न है, गांधी जी ने अपना वारिस किसे कहा था, किसको बोला था, वो थे महादेव भाई को बोला था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, ट्रिब्यून के संपादक कौन थे? ट्रिब्यून के संपादक थे कालीनाथ राय जी। नेक्स्ट है, किस प्रदेश के फौजी शासन के कारण कहर बरपाया गया था? तो कहाँ फौजी शासन लगा था? वो है पंजाब। नेक्स्ट है, किस कानून के तहत नेताओं को कालापानी की सजा के तहत जेल भेज दिया गया था? कौन सा कानून था? गांधी जी के बनाए गए कानून के तहत, महादेव के बनाए कानून के तहत, महाराणा प्रताप के हुक्म के तहत या फौजी कानून के तहत? तो वो था हमारा फौजी कानून के तहत उन्हें कालापानी भेज दिया गया था। अब हमारे पास गद्य खंड पर ही आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों ही प्रश्नों को हमें करना है। पहला प्रश्न है, लेखक की आर्थिक स्थिति कैसी है? संपन्न, वैभवपूर्ण, सुदृढ़ या कमजोर? तो उनकी कैसी है? वो है आपकी कमजोर। चैप्टर है अतिथि तुम कब जाओगे से। फिर है, लेखक ने अतिथि के चौथे दिन भी वापस ना जाने पर किसका उदाहरण दिया? पर्यटकों का, वैज्ञानिकों का, सन्यासियों का या अंतरिक्ष यात्रियों का? तो उन्होंने उदाहरण दिया था चौथे दिन, वो है अंतरिक्ष यात्रियों का। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 11 में। हमारे पास है हमारे काव्य खंड का जो काव्य खंड में जितने भी चैप्टर हैं उसमें से एक पार्ट हमारे सामने रखा गया है। ठीक है, पद्य है, दोहे हैं, इनको रखा जाएगा और इन पर आधारित हमारे पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो हमें सारे करने हैं। तो ये हमारा 5 मार्क्स का रहेगा। क्या है, देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के विकल्प चुनिए। क्या है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो यहाँ पर प्रेम का क्या संबंध कैसा रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है इसको खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो ये रिश्ता टूट जाता है और जोड़ने पर भी नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ता है तो उसमें एक जो वो गांठ होती है टूटने की वो हमेशा पड़ जाती है। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राख्यो गोए, सुनी अठैल हैं लोग सब बांट न लय है कोई। तो क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की जो भी व्यथा है, तकलीफ है, उसे हमेशा अपने मन में रखना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को उसके बारे में बताते हैं तो लोग उससे मजा लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस दुख को कोई बांटता नहीं है। इस पर प्रश्न है पहला, कवि ने प्रेम की तुलना किससे करी है? सूत्र से, रस्सी से, रबड़ से या मन से? तो उन्होंने किससे करी है? वो करी है सूत्र से। सूत्र अर्थात एक धागे से उन्होंने करी है।
नेक्स्ट है, प्रेम की डोर किससे बंधी होती है? धोखे से, विश्वास से, कपट से, धर्म से। तो प्रेम की डोर हमेशा किससे बंधी होती है? वो होती है विश्वास। हम एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते हैं, हमारी प्रेम उसी पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है, दोहे के अनुसार संकट काल में व्यक्ति का सहायक होता है। कौन होता है? सच्चा मित्र, अपनी संपत्ति, अपने परिवार के सदस्य या सभ्य समाज। तो यहाँ पर कौन होता है? वो होता है अपनी ही संपत्ति, वो जो है हमारी हमेशा साथ देती है। नेक्स्ट है, कमल की जीवन रक्षा होती है। कमल की जीवन रक्षा किससे होती है? जब सरोवर में होता है, जब कमल जल से युक्त होता है, जब तेज धूप में निकले, जब कमल को जल से बाहर निकाल लिया जाता है। तो उसकी रक्षा कैसे होती है? वो होती है जब कमल जल से युक्त होता है, क्योंकि जब विपत्ति पड़ती है तो क्या होता है कि वो जल ही है जो उसका साथ देता है, तो इसलिए हमेशा जल उसको साथ में रहता है। जलज से क्या आश्रय है? सूरज, पानी, कमल या फूल या बादल। तो यहाँ पर जलज से तात्पर्य है कमल का फूल। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। अब हमारे पास हमारा जो काव्य खंड है उसी पर आधारित हमारे पास 2 प्रश्न दिए गए हैं। दोनों ही प्रश्न हमको यहाँ करने हैं। देखिए क्या है, रहीम जलहीन कमल का उदाहरण देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उन्होंने जलहीन उदाहरण का इसका उदाहरण देकर क्या बात हमें समझाने की कोशिश करी है? विपत्तियों में कोई किसी का नहीं होता है। विपत्तियों में आने में अपने ही साधन और संबंध काम आते हैं। जल जीवन को तबाह करता है या इनमें से कोई नहीं? तो सही है, उन्होंने बताने की कोशिश की है कि विपत्तियों में अपने ही साधन है और संबंध काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगीत किसे कहते हैं? अगीत, गीत अगीत से लिया गया अगीत। अंदर की भावना, बाहर की भावना, विकल्प का खा। तो यहाँ पर अगीत से तात्पर्य होता है अंदर की भावना, वो भावना जिसे हम व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे नदी और गुलाब का लिया गया था। नदी की कलकल करती आवाज तो गीत गा रही थी क्योंकि वो सब कुछ बता रही थी, लेकिन गुलाब जो है वो कुछ कह नहीं पा रहा था, चुपचाप खड़ा था। यानी कि उसकी जो मन की भावना थी वो उसके मन के अंदर ही थी, तो वो बात क्या हो जाती है? अगीत हो जाती है। अब हम आ जाते हैं खंड बा पे। खंड बा में हमें क्या करना है? सारे ही प्रश्नों के उत्तर हमें वर्णात्मक देने हैं, यानी कि पूरी तरीके से हमें डिटेल में इसका आंसर देना है। ये एक चीज और आपको याद रखनी है कि हर जगह शब्द सीमा दी गई है, उसको बहुत ही ध्यान में रखते हुए हमको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है काव्य खंड बा का, वो है स्पर्श भाग 1 के गद्य खंड का। ठीक है, तो अब ये जो गद्य खंड का प्रश्न दिया गया है, इसमें क्या करना है? हमारे सामने 3 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। कितने? 2 प्रश्न करने हैं, और एक प्रश्न का उत्तर हमें 60 शब्दों में देना है। 60 शब्द में देने का मतलब है कि आप 55 to 65 वर्ड्स के बीच में इसका आंसर दे सकते हो, ना इससे कम जाना ना इससे ज्यादा जाना। ठीक है, और एक प्रश्न का उत्तर जो हम देना होगा वो हमारा कितना रहेगा? 3 मार्क्स का रहेगा। तो 2 प्रश्न हम करेंगे, कितना हो गया? 6 मार्क्स का हो गया। ठीक, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं गद्य खंड का हमारा। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने क्या क्या कार्य किए? जब वो कैंप में पहुंच गई तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे? साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू की। अब उसके आगे भी उनको चढ़ना था, तो उसकी तैयारी उन्होंने उसी दिन शुरू कर दी। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। इसके बाद लेखिका अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद के लिए एक थर्मस में जूस तथा दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे उतर गई, क्योंकि भाई खुद का काम हो गया तो दूसरों की मदद भी करनी है, तो उसके लिए वो नीचे उतर गई थी जूस और चाय लेने के लिए। दूसरा प्रश्न है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था? इसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? अतिथि तुम कब जाओगे उस चैप्टर से लिया गया है। तो तीसरे दिन उनके ऊपर क्या आघात पड़ा था? क्या था? तीसरे दिन अतिथि ने कहा वह धोबी को अपने कपड़े धोने के लिए देना चाहता है। यह एक अप्रत्याशित आघात था। इसमें मेहमान के कई दिन और रुकने की संभावना थी, क्योंकि अगर वो कपड़े धुला रहा है यानी कि वो कई दिन रुकेगा, और कपड़े वापस मिलने में भी तो टाइम लगेगा ना। इसके बाद लेखक अतिथि को देवता न मानकर मानव तथा राक्षस मानने लगा। उसका अतिथि राक्षस का रूप लेता जा रहा था। तो जो देवता दूसरे दिन से ही मानव बन गया था, अब वो राक्षस की कैटेगरी में आ गया था, क्योंकि अब वो और ज्यादा दिन रुकना चाह रहा था। प्रश्न संख्या 3 है,
पुत्र वियोगिनी बुढ़िया माँ और संभ्रांत महिला के दुखों की तुलना कीजिए। दोनों के ही पुत्र मरे थे, लेकिन दोनों में फर्क क्या था? एक जो है इतने दिन महीनों तक वो बिस्तर पर पड़ी विलाप करती रही, उठती तो, और सबकी सहानुभूति उसके साथ थी। लेकिन इधर जो बूढ़ी औरत थी, जो खरबूजा बेचने वाली बुढ़िया थी, उसका पुत्र मरा तो उसके यहाँ खाने को कुछ नहीं था, उसे दूसरे दिन काम पे आने पड़ा। तो इससे क्या है, सभी लोग उसे घृणा से देख रहे थे। तो देखिए क्या है, भगवाना की माँ अत्यंत गरीब एवं मेहनतकश महिला है, रोज कमाने और रोज खाने वाली। भगवाना की माँ का परिवार आर्थिक तंगी के दौर से ये निरंतर गुजरता रहता है। उसके बेटे भगवाना की आकस्मिक मौत ने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। अंधविश्वास के कारण आधुनिक चिकित्सा के अभाव में उसके बेटे भगवाना की जान ले ली। लेकिन इकलौते बेटे की मृत्यु से जड़ सी बन चुकी भगवाना की माँ के सामने और भी दायित्व खड़े थे, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो उसे पूरी करनी थी। घर में अनाज का दाना नहीं होने से भूख से बिलबिलाते बच्चे एवं बुखार से तपती बहू की जान की परवाह भी उसे ही करनी थी। इसीलिए उसके पास अपने इकलौते बेटे की मृत्यु का दुख मनाने का अवसर नहीं है। वह अंदर से दुखी है, लेकिन उसे स्वयं पर नियंत्रण रखकर घर की जिम्मेदारी निभानी है। दूसरी तरफ अपने बेटे की मृत्यु के बाद एक संभ्रांत महिला महीनों तक बिस्तर पकड़े रहती है। बेटे की मृत्यु ने उसे शोक संतप्त कर दिया है और वह अपने होश संभाल नहीं पा रही है। उसकी तीमारदारी में 2-2 डॉक्टर लगे हुए हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हर माँ का दिल अपने बेटे के प्रति प्रेम एवं ममता के लिए एक जैसा होता है। चाहे वे गरीब हो चाहे अमीर हो, बच्चा किसी का हो, माँ का दिल तो वैसा ही रहेगा ना। लेकिन इससे ज्यादा कड़वी सच्चाई यह है कि समय एवं परिस्थितियां मनुष्य को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखा देती हैं। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया कि समय के साथ जो उसकी परिस्थितियां थी, उस बुढ़िया माँ ने, गरीब माँ ने अपने स्थितियों पर, अपने दिल पर काबू पाया और वो काम पर निकली। लेकिन दूसरी तरफ वो महिला क्या थी, संपन्न थी, उसके पास सब कुछ था, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी, तो वो महीनों तक बिस्तर पर रहकर उसका आराम करके अपना शोक मना सकती थी। सम्राट महिला के सामने भगवाना की माँ की तरह अपने परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी नहीं है। उसके घर में भूख से बिलबिलाते बच्चे एवं बुखार से तपती बहू नहीं है, और वह घर की जिम्मेदारी उठाने वाली एकमात्र सदस्य नहीं है। इसीलिए उसे अपना दुख मनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है, जिसका भगवाना की माँ के पास घोर अभाव है। तो ये उन दोनों में जो है फर्क था। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। यहाँ पर हमारे सामने काव्य खंड आधारित 3 प्रश्न रखे गए हैं। हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, वो भी, इनका उत्तर भी हमें 60 शब्दों में देना है, और एक प्रश्न का उत्तर जो रहेगा वो रहेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। रहीम ने सागर जल की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? भाई क्यों कहा है? भाई सागर का जल इतना ज़्यादा होता है क्वांटिटी में, लेकिन वो किसी के लिए उपयोगी नहीं है, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन जबकि पंख जल अर्थात कीचड़ का जो जल होता है, उसमें कितने सारे जीव पनपते हैं, वो किसी के लिए तो उपयोगी है कि नहीं है, किसी की तो प्यास बुझा रहा है। तो इसीलिए आप कितने बड़े हैं मगर आप किसी के काम नहीं आ सकते, तो इसका कोई महत्व नहीं है। आप छोटे होकर भी जितना उपयोगी हो सकते हो वो जल, मतलब आप यहाँ पर कितना उपयोगी किसी के लिए हैं, आपकी सार्थकता उसी में है। रहीम ने सागर के जल को व्यर्थ इसलिए कहा है क्योंकि यह खारा होने के कारण पीने के काम नहीं आता। सागर में अथाह जल होने पर भी लोग प्यासे मरते हैं। इसकी तुलना में पंख जल गंदा होते हुए भी इसलिए धन्य है क्योंकि इसे पीकर छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। इस प्रकार यह जल उपयोगी है, जबकि सागर के जल का कोई उपयोग नहीं है। तो कीचड़ के जल में क्या है, बहुत छोटे छोटे जीव पल रहे हैं, इसलिए वो उपयोगी है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। कविता में किस तरह के हाथों की चर्चा हुई है? खुशबू रचते हैं हाथ कविता के आधार पर बताइए। तो इसमें छोटे छोटे कटे फटे हाथ, कई तरह के हाथों की जो है बात कही गई है। तो देखिए क्या है, कविता में अगरबत्ती बनाने वाले हाथों की चर्चा हुई है, जो लोग खुशबू की रचना, सजाना, संवारने का काम करते हैं। उनके हाथ निम्न प्रकार हैं। उनके हाथ घिसे नाखून वाले हैं, उभरी नसों वाले, कटे फटे हैं, जख्मों से भरे हैं, पीपल के पत्तों से कोमल होते हैं, जूही की डाली के समान नाजुक होते हैं। तो बुजुर्गों के हाथ, बच्चों के हाथ, महिलाओं के हाथ,
सभी तरीके के हाथों की यहाँ पर तुलना करी गई है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, रैदास ने किसे गरीब निवाजू कहा है और क्यों? तो रैदास ने किसे बोला है गरीब निवाजू? वो हैं हमारे ईश्वर। क्यों? क्योंकि वो चाहे जितना भी गरीब व्यक्ति हो, जितना भी तकलीफ में व्यक्ति हो, वो उन सभी के दुखों को हरने वाला है, इसीलिए उसे क्या बोला गया है? गरीब निवाजू। तो देखिए क्या है, कबीर रैदास ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। इसका अर्थ है दीन दुखियों, गरीबों पर दया करने वाला। प्रभु ने रैदास जैसे अछूत को संत की पदवी प्रदान कर उसे आदर सम्मान का पात्र बना दिया। तो रैदास जी एक अछूत व्यक्ति थे, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई तो भी वो कितने बड़े कवि और संत बन गए। प्रभु गरीब को अमीर तथा राजा बना देता है। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सभी समान हैं। इसीलिए रैदास ने प्रभु को दीन दुखियों पर दया करने वाला बताया है, इसीलिए उनको क्या बोला गया है? गरीब निवाजू। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। यहां पर हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका संचयन भाग 1 के जो अध्याय हैं उनमें से 3 प्रश्न रखे गए हैं। 2 प्रश्न करने हैं हमें, ये देखिए यहाँ पर कोई 2 प्रश्न करने हैं, 60 शब्दों के ही करने हैं और 1 प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। तो इसमें बहुत कम चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा नहीं है, जितने भी हैं उन्हीं में से ये प्रश्न हमारे सामने आए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने भय, निराशा और उद्वेग के मन में आने तथा माँ की गोद याद आने का वर्णन किस प्रसंग में किया है? स्मृति पाठ के आधार पर बताइए। तो जब कब माँ की बहुत याद आती है, माँ की गोद की याद आती है, उन्होंने कब ये चीज़ कही है? लेखक निराशा, भय और उद्वेग अर्थात घबराहट के मनोभावों के बीच फंस गया था जब चिट्ठियां नीचे गिर गई थी। स्वाभाविक रूप से बचपन में कोई कार्य गलत हो जाता है तो बच्चे अपने अपराध निवारण या उससे संबंधित दंड से बचने हेतु माँ के लाड प्यार और उसकी गोद का आश्रय लेना संभवतः पसंद करते हैं। कि मतलब माँ की गोद जो है वो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। अगर हमने कोई गलती करी है, कुछ है, हम अगर माँ के पास चले जाते हैं तो हमारा जो है बचाव हो जाता है, ये हम 100% श्योर मानते हैं। माँ की ममता बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करती है, इसी कारण लेखक ने ऐसा कहा है। तो जब चिट्ठियां गिर गई थी तो उनके लिए क्या हो गया था? उनको लगा था बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उस समय उन्हें अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आई थी। दूसरा प्रश्न है, गिल्लू लेखिका से बहुत प्रेम करता था, स्पष्ट कीजिए। लेखक से बहुत प्रेम, तो ये कई ऐसे वाक्य हुए जिसमें ये चीज़ हमें पता चलती है। जब लेखिका का एक्सीडेंट हुआ तब पता चला, है ना। तो देखिए क्या है, गिल्लू वास्तव में एक अत्यधिक संवेदनशील प्राणी था और उसे महादेवी वर्मा से गहरा लगाव था। पाठ के अंतर्गत इसके कई प्रमाण विद्यमान हैं। पहला है, जब भी लेखिका अपना कमरा खोलकर अंदर घुसती थी तो गिल्लू उनके शरीर के ऊपर से नीचे झूलने लगता था, लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति अंदर आता तो वह ऐसा नहीं करता था। तो मतलब ये कहता, लेखिका वो पहचानते थे, लेखिका के ऊपर से नीचे तक कूदता था, लेकिन कोई और के साथ ये व्यक्ति नहीं करता था। गर्मियों के दिनों में वह लेखिका के पास रहने के लालच में उनके पास रखी सुराही के साथ चिपका रहता था। तीसरा है, गिल्लू ने लेखिका के अस्वस्थ रहने के दौरान एक परिचारिका की तरह उपचार में अपनी ओर से यथासंभव भूमिका निभाई थी। तो वो जब बीमार, मतलब एक्सीडेंट के बाद जब हॉस्पिटल से घर आई थी तो एक नर्स की तरह उनकी देखभाल करी थी। लेखिका की अस्वस्थ स्थिति में अस्पताल में रहने के दौरान गिल्लू ने अपना मनपसंद भोजन काजू खाना कम कर दिया था। तो जब लेखिका घर पर नहीं थी, एक्सीडेंट में वो हॉस्पिटल में थी, तो उसका जो मनपसंद भोजन था उसने वो भी नहीं किया था। अपने अंतिम समय में गिल्लू ने लेखिका की उंगलियां पकड़ ली थी। तो जब उसके प्राण निकलने वाले थे तो उसने उसकी उंगली पकड़ के अपने प्राण त्यागे थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ, आश्रय स्पष्ट कीजिए। ये हमसे पूछा गया है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ से। वो जब जब हमारे लेखक इतने बीमार थे, हॉस्पिटल से जब घर आए तो उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे जो पुस्तकालय है उसमें वहाँ पर रख दीजिए। तो वो वहीं पर थे। अब वहाँ पे रहने पर वो कितना ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे थे, क्योंकि जो जितने भी लेखक कवि थे वो कहीं ना कहीं उनके साथ थे, उनका आशीर्वाद उनके साथ था। लेखक के पुस्तकालय में अनेक लेखकों व कवियों की पुस्तकें थीं। इसमें उपन्यास, नाटक, जीवनियां, कला आदि अनगिनत पुस्तकें थीं। वह देश विदेशी लेखकों, चिंतकों और पुस्तकों के बीच स्वयं को अकेला महसूस नहीं करते थे।
वे पुस्तकों को पढ़ने में इतने व्यस्त रहते थे कि वह अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते थे, अतः वह इन कृतियों के बीच अपने आप को हरा भरा महसूस करते थे। उसमें उनको पढ़ते पढ़ते अपना समय गुजारते थे, तो उनको लगता था कि हाँ, ये लोग हमारे साथ हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16, 17, 18 और 19, ये जो 4 प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं, ये हमारे लेखन कार्य संबंधी प्रश्न हैं, जिनमें हमसे पूछा जाएगा अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, चित्र वर्णन और संवाद लेखन। तो ये 4 चीजें हमें इन 4 प्रश्न में करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है अनुच्छेद लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद के, हमें सिर्फ एक करना है, ठीक है। और इसके लिए हमें मिलेंगे कितने मार्क्स? हमें मिलेंगे 6 मार्क्स, और ये हमें करना है 120 शब्दों में। तो 120 शब्दों की आप बाउंडेशन समझ गए ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है परोपकार। अब इस टॉपिक को जो आप एक्सप्लेन करोगे, इसके लिए आपको हेल्प के लिए 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। पहला है परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, दूसरा है परोपकारी महापुरुष, और तीसरा है दूसरों के लिए जीना ही परोपकार। तो ये इन 3 पॉइंट पे ही आप जो है इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या है, तो जो भी आप 3 में से एक टॉपिक ले रहे हैं उसे मिडिल टॉप हेडिंग पे मेंशन कर देंगे, और उसके साथ ही आप जो है इसे लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परस्पर सहयोग उसके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। परस्पर सहयोग के अभाव में समाज का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। व्यक्ति को पग पग पर दूसरों के सहयोग और सहायता की आवश्यकता पड़ती है। व्यास जी ने कहा है कि परहित साधन ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना ही पाप है। परोपकार का समान दूसरा धर्म नहीं है। परोपकार का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रकृति से देखने को मिलता है। मेघ दूसरों के लिए वर्षा करते हैं, वायु दूसरों के लिए चलती है, सरिता भी दूसरों की प्यास बुझाने के लिए बहती है। पुष्प अपनी सुगंध बिखेर कर, वृक्ष एवं स्वयं धूप सहकर और पथिकों को छाया प्रदान करके उसे परोपकार की प्रेरणा देते प्रतीत होते हैं। परोपकार करने वाला मनुष्य पूज्य बन जाता है। तो अब देखिए, प्रकृति का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो उससे बड़ा परोपकारी कोई नहीं है, तो हम उससे जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो क्या है, प्रकृति सिर्फ दूसरों को देने के लिए है, वो खुद कुछ नहीं लेती है, वो हमेशा देती रहती है। तो उससे हम सीख सकते हैं कि हमें कैसे, और जो परोपकारी मनुष्य होता है वो हमेशा दूसरों के द्वारा पूजा ही जाता है, उसकी हमेशा तारीफ होती है। परहित के कारण गांधी जी ने गोलियां खाई, सुकरात ने जहर पिया तथा राजा शिवी ने बाज के आक्रमण से भयभीत कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दिया। तो यहाँ पर दूसरों की रक्षा के लिए ही सभी ने यहाँ काम किए थे। ऋषि दधीच ने मानव कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपनी अस्थियां दान करके संपूर्ण मानवता को वृहत्तासुर के अत्याचारों से मुक्त कराया। बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों ने तृप्त मानवता को परोपकार का पावन मार्ग दिखाया। पंचशील का सिद्धांत भी परोपकार की ही देन है। अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं, परोपकार इसी कारण मानवीय वृत्ति है। मनुष्य की परिभाषा देते हुए कवि कहता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए। वो व्यक्ति जो मनुष्य के लिए ही जीता है, एक्चुअल में वही ही जो है मनुष्य कहलाता है। दूसरा हमारे पास में ऑप्शन है विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव। आजकल हम हर जगह देखते हैं, हम मोबाइल भी देखते हैं तो उसमें भी किस सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, टीवी देखो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट है, रेडियो है उसमें भी है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन से कुछ भी ले लो, हर जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। तो इसी पर आपको अभी दूसरा हमारा अनुच्छेद लिखना है। क्या है? विज्ञापनों पर का जीवन पर प्रभाव। विज्ञापन का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट, क्योंकि चारों तरफ ही एडवर्टाइजमेंट है, तो इसका हम पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो इसके संकेत बिंदु है विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, क्यों ये विज्ञापन छापे जाते हैं। दूसरा है विज्ञापन का कार्य क्या है, और विज्ञापनों का योगदान। ठीक है, ये 3 चीजों के हिसाब से आपको अनुच्छेद लिखना है। तो सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे विज्ञापनों का जीवन पर प्रभाव। फिर शुरू करेंगे, विज्ञापन का उद्देश्य है प्रचार प्रसार द्वारा प्रचारकर्ता और आम जनता के बीच संपर्क स्थापित करना।
सामान्य रूप से व्यापारी या उत्पादक उपभोक्ता को अपना माल बेचने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। तो जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो विज्ञापन बनाती हैं ताकि उपभोक्ता तक, यानी कि हम लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे, हमें बताएं उसकी खूबियां ताकि हम उसे परचेज कर सकें। उपभोक्ता को अपना माल बेचने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। इस प्रकार विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सेतु का कार्य करता है, यानी कि एक पुल बनाने का कार्य करता है। ये एक और उत्पादकों के माल की गुणवत्ता जनता तक पहुंचाते हैं और दूसरी ओर जनता को नई नई जानकारियां देकर नए उत्पादों से परिचित कराते हैं। तो दोनों के लिए ही एक फायदेमंद रहते हैं विज्ञापन। उन्हें शिक्षित करते हैं। विज्ञापन विविध प्रकार के होते हैं। अब किस तरीके कैसे कैसे विज्ञापन होते हैं देखिए, व्यापारिक, शैक्षिक, नियुक्ति संबंधी, जनसाधारण संबंधी, धार्मिक, मनोरंजन संबंधी आदि। ये विज्ञापन हमारे मन को निश्चय रूप से प्रभावित करते हैं। हम जो भी सामान खरीदते हैं उसमें विज्ञापनों का पूरा पूरा योगदान होता है। तो देखिए, हम अगर घर बैठे कोई चीज़ देख रहे हैं, हम मान लीजिए आप सिंपल से एक चीज़ देखिए कि आपको चाय की पत्ती खरीदनी है, ठीक है। अब चाय की पत्ती के लिए इतने सारे आप ऐड देखते हो, तो उन विज्ञापन से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर ही आप अपनी जो आपको चाय की पत्ती खरीदनी है, टी लीव्स खरीदनी है, उनके लिए आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं आज इस महीने ये वाली चाय आएगी, हम ये वाली चाय पियेंगे, ठीक है ना। आपके जो पेन्स होते हैं जिनसे आप लिखते हो वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इन्हीं से प्रभावित रहते हैं। आज कोई भी ग्राहक सामान खरीदते समय केवल प्रसिद्ध ब्रांडों पर ही नजर दौड़ाता है। कौन सा ब्रांड ज्यादा फेमस है, नमक हो या साबुन, पंखे हो या फ्रिज, सबके चुनाव में विज्ञापन हमें प्रेरित करते हैं। दुकान के सामने खड़े होकर माल नहीं, ये प्रसिद्ध नाम खरीदते हैं। हम सामान नहीं, जो प्रसिद्ध फेमस चीजें होती हैं उन्हें खरीदते हैं। ऐसे में विज्ञापनों का यह दायित्व बनता है कि वे ग्राहकों को लुभावने दृश्य दिखाकर गुमराह ना करें, बल्कि उन्हें अपने उत्पाद के गुणों से परिचित कराएं कि इस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, इससे परिचित कराएं। तभी उचित माल उचित ग्राहक तक पहुंचेगा। विज्ञापन अपने लक्ष्य में सफल होंगे कि जो सही टारगेट तक पहुंचेंगे तभी वो क्या होते हैं, वो सफल होते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में सही है। अब हम आते हैं तीसरा हमारे पास में जो ऑप्शन है, क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान ने बहुत सारी चीजों का इजाद किया है, तो वो जहां तक हमारी लाइफ में बहुत कारगर है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी है ना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो इवन जो मानव के जैसे परमाणु बम है, देखिए मानव के अस्तित्व पे खतरा है, पर अगर ये चला दिए जाएं तो देखिए किस तरीके से नुकसान हो सकता है ना। ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे मोबाइल है हमारे फ़ायदे के लिए है, लेकिन इसमें कितनी ज़्यादा नुकसान भी हमको होते हैं। तो वही चीज़ आपको बताना है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इसे आपको 3 संकेत बिंदुओं में बताना है। विज्ञान और हमारा अस्तित्व, दूसरा है विज्ञान सदुपयोग के साथ दुरुपयोग भी है, विज्ञान का दुरुपयोग रोकना आवश्यक है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे, विज्ञान वरदान या अभिशाप। फिर शुरू करेंगे। आज यदि हम अपने को विज्ञान से अलग करके देखें तो शायद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वैज्ञानिक उन्नति के कारण ही हमारी दिनचर्या इतनी सहज हो गई है कि कितने ही काम मिनटों में निपट जाते हैं। लिखना, पढ़ना, खाना पीना, यहाँ तक कि सोना भी विज्ञान पर निर्भर करता है। कागज, कलम, टोस्टर, फ्रिज, गैस, पंखा, कूलर, हीटर सभी तो विज्ञान की देन है। हमारे आसपास देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैक्सिमम हम बोलेंगे 95% चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान की देन है। संचार, यातायात के साधन, टेलीविजन, इंटरनेट ने तो हमारी दूरियां ही समाप्त कर दी हैं। घर बैठे ही सबकी खोज खबर ले लो, जहां दृष्टि डालो विज्ञान ही विज्ञान है। उपग्रहों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार, मौसम की जानकारी, कृषि के नए तौर तरीके, सुरक्षा के साधन और ना जाने क्या क्या। चिकित्सा के क्षेत्र में तो इसकी उन्नति के क्या कहने। यानी कि अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो इसके बारे में तो इतने सारे हुए हैं, इलाज के देखिए नए नए तरीके निकले हैं। बस आत्मा को छोड़कर सब कुछ तैयार किया जा सकता है, मतलब हमारी सोल को छोड़कर विज्ञान ने सभी कुछ तैयार कर लिया है।
अदला बदला जा सकता है। आज अनेक व्यक्ति अंग प्रत्यारोपण से जीवन दान पे आ रहे हैं, कि मतलब जो हमारे क्या कहते हैं बॉडी पार्ट्स का ट्रांसप्लांट होता है, उसके जरिए देखिए जैसे किसी की किडनी खराब हो गई तो दूसरे की किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, उसकी जीवन बचाया जाता है। विज्ञान हमारे लिए वरदान है, पर हर चीज में अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराई भी होती है। विज्ञान का दुरुपयोग होने लगा है। विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के निर्माण और रासायनिक बमों के प्रयोग का भय विश्व में बना हुआ है। मानव को प्रकृति के महत्व को समझकर विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए और उसकी विनाशक शक्ति से बचना चाहिए। यह तभी संभव है जब विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग ना किया जाए। जब हम इसकी शक्ति का दुरुपयोग ना करें तभी हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसकी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया, दुरुपयोग, तो समझ लीजिए पूरी मानव सभ्यता के नष्ट होने का खतरा है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 17 पे। यहाँ पर हमसे एक अनौपचारिक पत्र पूछा गया है, उसे हमें करना है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। अपने मित्र को कार दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए एक संवेदना पत्र लिखिए। अब क्या है, आपके फ्रेंड के जो फादर हैं उनकी जो मौत हो गई है, वो उनकी मृत्यु हो गई है एक रोड एक्सीडेंट में। अब उसके लिए आपको एक संवेदना पत्र लिखना है। क्या है देखिए, अब अनौपचारिक पत्र है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। क्या है, A26/15, A26/15 शालीमार बाग, दिल्ली। दिनांक है, जिस भी डेट को आप ये लेटर लिख रहे हो वही डेट पड़ेगी। प्रिय मित्र अनिल, नमस्कार। तुम्हारे पूज्य पिताजी की एक कार दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुनकर हृदय में असीम पीड़ा हुई, कि मतलब हमें बहुत तकलीफ हुई। कुछ क्षणों के लिए इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ। पिछले सप्ताह ही तो मुझे उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे मुझे भी अपना ही पुत्र मानते थे। उनका वह मुस्कान से भरा मुखमंडल आज भी मेरी आंखों के समक्ष विद्यमान है। मित्र, ईश्वर की लीला भी बहुत विचित्र है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। उसकी आज्ञा के सम्मुख हमें अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। मृत्यु पर किसी का भी वश नहीं चलता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, पर धैर्य धारण करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी तो नहीं है। तुम तो स्वयं बुद्धिमान एवं धैर्यशील हो। तुम्हें धैर्य धारण करने के साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी धैर्य बंधाना चाहिए, कि मतलब खुद भी अपने आप में थोड़ा पेशेंस रखो और लोगों को भी धैर्य बंधाओ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस आकस्मिक आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तुम्हारा मित्र अरुण। तो इस तरीके से तुम उसको जो तकलीफ है उसको भी बांटोगे और उससे बोलोगे कि खुद को मजबूत करो, ताकि वो अपने परिवार की भी जो है केयर कर सके। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। यहाँ पर हमारे से एक चित्र वर्णन पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया गया है। प्रस्तुत चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र को आधार बनाकर कोई लेख अथवा कहानी लिखिए जिसका सीधा और स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। ठीक है, अभी हम चित्र देखेंगे तो हम चित्र के बारे में पहले बताएंगे कि क्या है, फिर उसके बारे में आप कोई एक लेख या कहानी बनाएंगे। ठीक है, तो आप चित्र में देख रहे हैं बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं जो यहाँ पर घड़े वगैरह रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि वो पानी के लिए लाइन लगाकर बैठी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि उनकी बारी कब आएगी और वो पानी लेकर घर जाएंगी। तो अब इसका हम चित्र वर्णन शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। प्रस्तुत चित्र में जल की समस्या को प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में 5 महिलाएं दिखाई दे रही हैं जो विभिन्न पात्रों, कलसों और प्लास्टिक के केनों में पानी भरने के लिए बैठी हैं। प्रत्येक महिला 3 से 4 पात्रों को भरने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। ये स्त्रियां आसपास की बस्तियों की प्रतीत होती हैं जो प्रातः होते ही पानी के लिए कतार में लग जाती हैं। मतलब सुबह होते ही वो क्या लग जाती हैं, पानी के कतार में, कि किस तरीके से उनको पानी मिल जाए। फिर आते हैं, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन की सामान्य व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य के साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी के जीवन का आधार जल है। भारत में असंख्य नदियों के होने के बावजूद लोगों को पानी की तलाश में प्रतिदिन एक नल या हैंडपंप से दूसरे तक भटकना पड़ता है। कि मतलब पानी की दिक्कत आती है तो एक जगह से दूसरी जगह जो है उस पानी को कलेक्ट करने के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। आज ये बहुत दुख की बात है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस अथाह प्राकृतिक संपदा का
ही जीवन में अभाव हो गया है। आज नलकूपों का जल स्तर काफी नीचे आ जा चुका है। नदियां भी पानी के अभाव में कृशकाय दिखाई पड़ती हैं। आज जल संकट की समस्या केवल हमारे देश भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। अचानक आए इस जल संकट का क्या कारण है? इसका मुख्य कारण प्रकृति में असंतुलन है। लगातार होती वृक्षों की कटाई से प्रदूषण तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण वर्षा चक्र परिवर्तित हो गया है। वर्षा की कमी से अंधाधुंध भूमिगत जल के दोहन से जल संकट गहराने लगा है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध जलाशयों का पानी कल कारखानों और दूषित नालों के कारण प्रदूषित हो जाने से ये उपयोगी नहीं रह गया है। तो जहां कम पानी है वहीं साफ पानी भी क्या है, वो दूषित होता जा रहा है और पीने के योग्य नहीं रह गया है। हमें इस जल संकट की गंभीरता को समझते हुए इसके रोकथाम का उपाय करना चाहिए। भाई पानी के बिना हम तो जी नहीं सकते, तो भाई इसको पहले समझना है ताकि ये पानी गंदा नहीं हो, वेस्ट नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना है। प्रशासन को जल संचय हेतु बड़े बड़े बैराज बनाने चाहिए और जलाभाव वाले क्षेत्रों में उसे वितरित कराना चाहिए। लोगों को जल के सदुपयोग व संरक्षण हेतु जागरूक करना चाहिए, अन्यथा जल संकट के कारण हमारी भावी पीढ़ी के जीवन पर संकट आ सकता है। और अगर ये चीज़ें हमने नहीं करी, सरकार ने नहीं करी, भाई सरकार तो जो है नियम कायदे बना देगी, लेकिन करना क्या है, हम ही को करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हम जब इसको करेंगे तभी क्या होगा, भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जल हम बचा पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमारे सामने 2 संवाद रखे गए हैं, दोनों में से हमें कोई एक संवाद करना है और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला संवाद देखिए क्या है। बसों की कुव्यवस्था से चिंतित 2 मित्रों का संवाद लगभग 100 शब्दों में लिखिए। भाई जो बसें हैं वो अच्छी तरीके से उनमें व्यवस्थाएं नहीं है, संचालित नहीं हो रही हैं, इस पर 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं, जिसे हमें कितने में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है। बहुत ध्यान दीजिएगा, वर्ड लिमिट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, 100 शब्दों में हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या है, पहला देखिए यहाँ पर 2 मित्र हैं, आकाश और अविनाश। आकाश, देखो ना अविनाश, 1 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया किंतु बस अभी तक नहीं आई। अविनाश चिंतित स्वर में, अब वो भी परेशान है। हाँ आकाश, अब तो यह रोज की बात हो गई है। आकाश, अब क्या करें समझ नहीं आता, कक्षा शुरू होने में केवल 15 मिनट शेष हैं। अविनाश, हाँ आकाश, समय तो बहुत ही कम शेष है, काश हम भीड़ से भरी पिछली बस में चले जाते तो अब तक पहुंच गए होते। आकाश, लेकिन अविनाश हम चढ़ पाते तब ना, अब इतनी भीड़ है कि अगर हम चढ़ पाते तब तो हम जा पाते। अविनाश, परंतु अब क्या करें। आकाश, चलो अब तो रिक्शे से ही जाना पड़ेगा। तो अब क्या, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, भाई बस आ नहीं रही है तो अब हम रिक्शे से जाएंगे। तो ये किस तरीके से नहीं आ रही है, कितनी है, तो इसकी वजह से दोनों मित्र स्कूल समय पर नहीं पहुंच पा रहे, ये परेशानी उन्होंने व्यक्त करी है। अब दूसरा हमारे पास में टॉपिक है, देखिए क्या है। परीक्षा समाप्त होने पर बाहर घूमने जाने के संबंध में 2 साथियों में दूरभाष पर हुई बातचीत लगभग 100 शब्दों में। अब क्या है, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है 2 मित्र जो है आपस में टेलीफोन पे बात कर रहे हैं कि हम जो है बाहर चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो इस बातचीत को हमें 100 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर क्या है, जो 2 मित्र हैं, 2 साथी हैं, एक है अमिता और दूसरा है नंदिता। क्या है, अमिता, हेलो, क्या मैं नंदिता से बात कर सकती हूँ। नंदिता, नंदिता ही बात कर रही हूँ, आप कौन। अमिता, नंदिता, मैं अमिता बोल रही हूँ। नंदिता, अरे अमिता, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी, सोच रही थी परीक्षा तो समाप्त हो गई है, कहीं बाहर मॉल में घूमने चलते हैं। अमिता, मैं भी यही कहने वाली थी, शॉपिंग भी करेंगे, बड़ा मजा आएगा और चाट पकौड़े भी खाएंगे। नंदिता, तो फिर शाम को 4 बजे बस स्टैंड पर मिलते हैं। अमिता, ठीक है। तो इस तरीके से परीक्षा के बाद जो इतना हम लोगों ने झेलते हैं ना, स्ट्रेस झेलते हैं जो 2-3 महीने, वो कम करने के लिए बाहर घूमने की प्लानिंग हो गई अमिता और नंदिता की। तो अब आप भी एग्ज़ाम के बाद अपना ऐसे ही अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम अच्छे से दे लीजिए, ठीक है। तो इस संवाद के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र संख्या 5 यहाँ पर समाप्त हुई। तो आपको अभी तक हमने काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करा दी है क्वेश्चन पेपर की। बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम देने हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।